नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कैबिनेट की बैठक में 26 एजेंडों पर मुहर लग गई है। बिहार सरकार की ओर से किन्नरों को होली का तोहफा दिया गया है। बीपीएल परिवारों की ही तर्ज पर उन्हें राशन देने का फैसला हुआ है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें राशन मिलेगा, किरासन मिलेगा। नालंदा में साइंस सिटी बनाने का फैसला हुआ है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को रिवाइज करने की भी घोषणा की गई है। 60 करोड़ की राशि से खर्च की जाएगी इस पर। सिपाहियों को भी होली का तोहफा दिया गया है। एएसआई स्तर पे बैंड का तोहफा उन्हें दिया गया है। तो कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक में कुल 26 एजेंडे हैं जिन पर मुहर लगाई है कैबिनेट ने। इसमें बिहार सरकार की तरफ से किन्नरों को होली पर तोहफा दिया गया है। उन्हें बीपीएल परिवारों की तर्ज पर राशन देने का फैसला कैबिनेट ने किया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें राशन और किरासन मिलेगा। इसके अलावा नालंदा में साइंस सिटी बनाने का फैसला कैबिनेट ने किया है। इस पर मुहर लगी है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को रिवाइज करने की घोषणा की गई है। 60 करोड़ की राशि खर्च होगी इस पर। और इसके अलावा सिपाहियों को, बिहार पुलिस के जो जवान हैं, उन्हें भी तोहफा मिला है। एएसआई स्तर पे बैंड का तोहफा दिया गया है। जी मीडिया संवाददाता नवजीत हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। नवजीत, बताएं क्या अहम महत्वपूर्ण फैसले सरकार के क्या क्या रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार में अब जो भी कर्मचारी की नियुक्ति होगी वो ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी गई है, ऑनलाइन की जाएगी। जितने भी सारे प्रतियोगिता परीक्षा है वो ऑनलाइन होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग है वो ऑनलाइन परीक्षा लेगा। इसको लेकर के कैबिनेट ने जो वो परीक्षा प्रतियोगिता नियमावली थे उसको संशोधन किया है। तो अभी की सबसे बड़ी खबर ये मान सकते हैं कि जो बिहार के जितने भी छात्र हैं उसके लिए अब उनको ऑनलाइन परीक्षा से गुजरना होगा। चूंकि जब इसके पहले कुछ दिन पहले जब सुधीर कुमार चेयरमैन थे बीएसएससी के, तो वो पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक के बाद भी अभी वो जेल में है, जिसके बाद सरकार ने तय की थी कि अब ऑनलाइन प्रक्रिया से सभी नियुक्तियां होगी। तो सबसे बड़ी बात है, एक और बड़ी बात है कि जो बिहार के जो चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके लिए राज्य सरकार ने राशि आवंटित की है। 45 करोड़ की राशि आवंटित की है। और नालंदा ही में साइंस सिटी बनने वाली है, उसके लिए रिवाइज राशि की गई है। जो साइंस सिटी है उसके लिए अब 60 करोड़ रुपया लागत आएगी उसको निर्माण पे। इस तरीके से देखा जाए तो आज लगभग 2 दर्जन एजेंडे थे, जिसमें हम एक प्रतियोगिता परीक्षा है वो ऑनलाइन होगी। चलिए, यानी बहुत महत्वपूर्ण कई सारे फैसले किए गए हैं। उनमें कुछ प्रमुख फैसले जो हैं लगातार दिखा रहे हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया नवजीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिवाइज किया गया है नालंदा में साइंस सिटी के निर्माण को लेकर, और 60 करोड़ की राशि से ये साइंस सिटी बनेगी। इसके अलावा किन्नरों को अब खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन और किरासन मिलेगा। ये महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। सिपाहियों को भी होली पर तोहफा मिला है। बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि मांझी के साथ नरेंद्र सिंह ने महागठबंधन में जाने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक वो आरजेडी के साथ अब नहीं जाएंगे। नरेंद्र सिंह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बड़े नेता हैं और फिलहाल बिहार के बाहर हैं। तो वो पटना लौटकर इसका औपचारिक तौर पर ऐलान करेंगे कि आगे अब उनका क्या उनकी रणनीति होगी इसको लेकर। लेकिन जीतन राम मांझी को 24 घंटे के भीतर ये झटका लग गया। 24 घंटे पहले ही उन्होंने फैसला किया, महागठबंधन में जाने का उन्होंने ऐलान किया। और उसके बाद नरेंद्र सिंह, जो कि पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कह दिया है कि वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के इस फैसले के साथ नहीं है और वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि दोनों तरफ से लगातार खींचतान चल रही है। एक दूसरे के दल से पार्टी तोड़ने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन यहां पर अपने आप एक झटका जीतन राम मांझी को लग गया। जब उन्होंने फैसला किया महागठबंधन में जाएंगे तो नरेंद्र सिंह ने इनकार कर दिया कि वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा रुख करेंगे आशुतोष का। आशुतोष, ये एक बहुत बड़ा झटका है जीतन राम मांझी के लिए। इसका मतलब साफ है कि अभी फिलहाल जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी के अंदर ही शायद आम राय नहीं बनाई है महागठबंधन को लेकर। देखिए अभिषेक, कुछ देर पहले जो हम लोगों ने खबर ब्रेक की थी उस पर मुहर भी लग चुकी है। हम के तरफ से रिएक्शन भी आ चुका है और हम के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि नरेंद्र सिंह कभी भी पार्टी के सदस्य नहीं थे, वो सहयोगी की भूमिका में थे। तो ये एक अलग बात है, एक अपनी प्रतिक्रिया होती है पार्टी की। लेकिन नरेंद्र सिंह की बात करें तो अगर
नरेंद्र सिंह से पहले हम की बात कर लेते हैं। हम की परिकल्पना ही की उस वक्त हुई थी जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ जा रहे थे, तो कुछ नाराज नेताओं ने एक हम पार्टी बनाई और उसमें नरेंद्र सिंह की भूमिका दूसरे नंबर की थी अगर हम की बात करें तो। लेकिन अभी जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक जो सूत्र बता रहे हैं, नरेंद्र सिंह ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है आरजेडी के साथ जाने से, और चूंकि अभी बिहार से वो बाहर हैं, वो वापस लौटते हैं, लौटने के बाद उनका रिएक्शन भी आ जाएगा। और इतना तय माना जा रहा है कि हम पार्टी की जो बात की जा रही थी, सारे नेताओं का यानी मन टटोला नहीं गया। जीतन राम मांझी ने मन टटोलने की कोशिश नहीं की, और ये सूचना मिल रही है कि एक दो और नेता जो हैं वो समय और हालात के अनुसार वो वापस अपने फैसले को वापस ले सकते हैं। जी, यानी ये माना जाए कि अभी नरेंद्र सिंह ही नहीं, अभी इसके बाद पार्टी में कुछ और भी माहौल ऐसा बन सकता है जीतन राम मांझी के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जो अभी गठबंधन हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि चूंकि आने वाले समय में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और कम से कम अगर एमएलसी की बात करेंगे, एमएलसी का चुनाव होना है, तो उस चुनाव के बाद ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि नरेंद्र सिंह जो हैं वो क्या फैसला लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मांझी ने जो बातचीत की है, मांझी ने जो कहा है, जो बातचीत हुई है, उस बातचीत में कितने सीटों पर एमएलसी की कितनी सीटों पर जो चर्चा है, ये चर्चा है कि जो उनके बेटे हैं या फिर जो वृषण पटेल हैं उनके लिए एमएलसी की सीट मांगी गई है। इसके अलावा राज्यसभा की एक सीट भी मांझी को ऑफर किया जा सकता है। तो ये सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, चूंकि अभी 12 तक नॉमिनेशन होना है, 12 से नॉमिनेशन शुरू होगा राज्यसभा का, और इसके अलावा विधान परिषद के चुनाव होने हैं। तस्वीरें साफ हो जाएंगी और हो सकता है कि अगर जिन नेताओं को आश्वासन मिला है हम में कि उन्हें कुछ न कुछ सीट दिया जाएगा, वो नेता कहीं ना कहीं सेटबैक में जाएंगे या फिर बातचीत भी चलेगी, अभी मनाने का दौर भी चलेगा जो हम के दूसरे नेता हैं। ये सूचना मिल रही है कि एक दो नेता जो और हैं वो ये हो सकते हैं, वापस हो सकते हैं, अपने फैसले पर फिर से विचार कर सकते हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे। अमित, हम आपके पास फिर लौट रहे हैं। आशुतोष, एक बार हम जरा दर्शकों को बता दें कि मांझी के जाने के बाद बीजेपी ने उन पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने कहा है कि जीतन राम मांझी को बीजेपी की कमी इतने दिनों बाद नजर आई, जहां गए हैं वहां उनकी पूछ नहीं होने वाली। वहीं नवल किशोर यादव ने भी कहा है कि मांझी का बिहार में कोई वजूद नहीं है, वो हमेशा परिवार और बाल बच्चे के बारे में ही सोचते हैं। उनको अगर इतने साल बाद ध्यान में आ रहा है बात तो आश्चर्य होता है, लेकिन दो पैर वाले को कोई बांध के रखता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एनडीए मजबूत है, पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ है, नेताओं के आने जाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी सफाई देने का काम तो उनको करना है, मुझे करने की क्या जरूरत है? वो बताएं किसके साथ थे, जब उनके कार्यक्रम में मौजूद थे तो वो बताएं किसके साथ थे। ये न पूछे से खेसारी के दाल। जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, ये अपना पेट पेटी बेटा बेटी वाला लोग साथे चलाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में क्या कहते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी नोटिस ले रही है क्या? इनकी क्या स्थिति रहेगा, क्या हश्र होगा, वो समय बताएगा। अभी जीतन राम मांझी को ये ऐसे इंपॉर्टेंट ब्रांड नहीं है जिस पे चर्चा किया जाए और भारतीय जनता पार्टी चर्चा करे। वहीं इस बीच आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने दावा किया है कि एनडीए के 24 से ज्यादा विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि उनसे रोज बातचीत हो रही है, सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क से लेकर सदन तक सभी मुद्दों पर वो महागठबंधन के साथ खड़े हैं। ये जो 2 दर्जन विधायक हैं करीब एनडीए के। तो एक बार फिर से यह दावा किया गया है आरजेडी की तरफ से कि एनडीए में अभी सिर्फ महागठबंधन में शामिल होने वालों में से सिर्फ जीतन राम मांझी नहीं है, बल्कि एनडीए के अभी 24 से ज्यादा विधायक हैं जो आरजेडी के संपर्क में हैं और कभी भी वो औपचारिक तौर पर ऐलान कर सकते हैं। आशुतोष के पास एक बार फिर से रुख करते हैं। आशुतोष, चूंकि अब लगातार खींचतान चल रही है बिहार की सियासत में एक दूसरे पक्ष में, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी को लेकर बीजेपी ने कह दिया है कि जीतन राम मांझी की हैसियत ही नहीं थी, राजनीतिक हैसियत इतनी बड़ी नहीं थी कि उनके जाने से हमें कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा।
देखिए, बीजेपी भले ही कुछ बोले, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले जब जीतन राम मांझी लगातार अटैक कर रहे थे और ये कह रहे थे कि उन्हें सम्मान चाहिए और जहानाबाद की सीट पर वो चुनाव अपने कैंडिडेट को देंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में बीजेपी के बड़े नेता यानी सुशील मोदी से लेकर नित्यानंद राय तक उनके घर पहुंच चुके थे और उनको मनाने की कोशिश हो रही थी, समझाने की कोशिश हो रही थी। तो ऐसे में ये कहना कि नहीं, ये कहना कि जीतन राम मांझी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना आसान नहीं होगा। मांझी के जाने से फर्क पड़ेगा और यही वजह है कि जब मांझी छोड़कर जा रहे थे तो मांझी के जवाब में एक दलित चेहरा अशोक चौधरी को खड़ा किया गया और आपने देखा होगा कि जिस वक्त जीतन राम मांझी ने आरजेडी की सदस्यता ली और आरजेडी से हाथ मिलाया, उसके ठीक बाद अशोक चौधरी को जेडीयू में शामिल कराया गया, एनडीए में लाया गया। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के जाने से इम्पैक्ट जरूर था और यही वजह थी कि अशोक चौधरी को जीतन राम मांझी के पैरेलल खड़ा किया गया एक चेहरे के रूप में। तो इतना आसान नहीं होता है, राजनीति में स्वाभाविक है और राजनीतिक दल हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देते हैं, लेकिन तस्वीरें साफ हो जाती हैं और यही वजह है कि आने वाले समय में जिस तरह से दल बदल की बात करें या फिर कह सकते हैं कि शक्ति परीक्षण की बात करें तो वो देखने को मिलेगा और अभी शुरुआत हुई है और आने वाले समय में और भी दल बदल आपको देखने को मिलेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस पूरी जानकारी के लिए। तो आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया संवाददाता, बता रहे थे कि अभी बहुत कुछ देखने को और मिल सकता है, दल बदल की स्थिति हो सकती है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष कौकब कादरी ने कहा है कि अशोक चौधरी ने कांग्रेस छोड़ा तो एमएलसी पद भी छोड़ें। जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया उस कांग्रेस के अशोक चौधरी नहीं हुए तो किसी और के क्या होंगे। जेडीयू में मंत्री पद नहीं मिला तो वहां भी नहीं टिकेंगे। कौकब कादरी ने कांग्रेस के सभी विधायकों को एकजुट होने की बात कही है। तो विधान परिषद की सीट छोड़ने के लिए कहा है कौकब कादरी ने अशोक चौधरी। कहीं कोई विधायक कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, सारे सम्मानित विधायक कांग्रेस के विधायक हैं। अशोक चौधरी जी अगर बाहर गए हैं तो एमएलसी के पद को भी छोड़कर चले जाएं, तब समझ में आए इतनी इनकी नाराजगी है। तो एमएलसी के पद पर बने रहेंगे और कांग्रेस का करेंगे विरोध। कांग्रेस ने इनको सब कुछ दिया, सम्मानित किया, इसलिए हमारे कोई विधायक कहीं नहीं जा रहे हैं। सब कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं भाई, पुराने लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, सब पार्टी के साथ खड़े हैं। एक भी विधायक हमारा कहीं इधर उधर नहीं जा रहा। तो कौकब कादरी ने कहा है कि अशोक चौधरी कांग्रेस के नहीं हुए तो किसी और के क्या होंगे। अगर मंत्री पद नहीं मिला तो वो उधर का भी साथ छोड़ देंगे और अगर कांग्रेस छोड़कर गए हैं तो एमएलसी के तौर पर वो अपना पद भी छोड़ दें और उसके बाद जहां जाना है वो जाएं। अगर कांग्रेस ने उन्हें विधान परिषद में भेजा है, कांग्रेस ने विधान परिषद बनाया है, तो वो फिर कांग्रेस से नाराज हैं तो छोड़ दें ये पद। औरंगाबाद के हसपुरा प्रखंड स्थित कनाब दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा होली मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सूबे के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को रंग गुलाल भी लगाए। हालांकि इस दौरान जब उनसे जीतन राम मांझी और अशोक चौधरी मामले में बात करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सर आगे के सर आगे के तो उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे थे औरंगाबाद के हसपुरा प्रखंड स्थित कनाब दौरे पर और होली मिलन समारोह में उन्होंने शिरकत की। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सूबे के लोगों को होली की शुभकामनाएं भी दी उपेंद्र कुशवाहा ने। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर पत्र के जरिए हमला बोलने का सिलसिला जारी रखा है। आज अपने 10वें लेटर के जरिए नीरज कुमार ने तेजस्वी से कई सवाल पूछे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि मांझी और तेजस्वी की संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान कुख्यात अपराधी राजन तिवारी क्यों मौजूद रहे। क्या पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आरजेडी में शामिल होने के दौरान राजन तिवारी की मौजूदगी पर जेडीयू नेताओं ने अब तंज कसा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि आरजेडी पार्टी का नियंत्रण जेल से हो रहा है। उन्होंने राजन तिवारी को दागी रत्न की उपाधि दी। आदरणीय तेजस्वी यादव जी अनुकंपा पर राजनीति में आए हैं।
लगातार बिहार में कहते हैं कि जंगल राज है, महाजंगल राज है। तो ये जो राजनीति के प्लेयर हैं, राजन तिवारी जी फ्रीडम फाइटर हैं क्या? राजन तिवारी जी भी राजनीति के नवोदित रत्न हैं, जिनका शोहरत विभिन्न मामलों में रहा है, विभिन्न आपराधिक मामले भी उनमें दर्ज रहे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी, आपको बधाई। राजवल्लभ यादव, शहाबुद्दीन के बाद आपको नए रत्न मिले राजन तिवारी। और साथ ही साथ चूंकि राष्ट्रीय जनता दल ने लालू जी को अधिकृत कर दिया है, मेरा सलाह है तेजस्वी यादव जी कि होटवार जेल के सामने में कैंप ऑफिस खोल लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 67 साल के हो गए। आज सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन है। वैसे तो नीतीश कुमार हर साल ये काफी सादगी के साथ मनाते हैं, जब उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उन्हें गुलाब का फूल देकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन इस साल मुजफ्फरपुर में 9 मासूम बच्चों की मौत हो जाने की वजह से मुख्यमंत्री ने इस दिन को और भी साधारण तरीके से मनाने का फैसला किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मेरे दोस्त और बिहार के करिश्माई सीएम नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की बधाई। वो हमेशा लगन से देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। बिहार के बदलाव में उनकी भूमिका स्मरणीय है। मैं नीतीश जी को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी है और उनके काम की तारीफ की है। और चलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर आपको दिखाते हैं सीएम नीतीश कुमार के बिहार में सामाजिक बदलाव के लिए किए जा रहे काम को। विकास की गंगा के कर्णधार, शिक्षा की अलख के पैरोकार, सामाजिक क्रांति के सूत्रधार, शराब, बाल विवाह और दहेज के खिलाफ। यही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शख्सियत की वो खास पहचान जो उन्हें देश के सबसे सच्चे, ईमानदार और दूरदर्शी नेताओं की फहरिस्त में खड़ा करती है। गांधी जी शराब जैसी सामाजिक बुराई के घोर विरोधी थे और नीतीश कुमार भी शराब के सख्त खिलाफ हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए नीतीश कुमार को कई मुश्किल चुनौतियों से गुजरना पड़ा। सैकड़ों करोड़ के राजस्व के नुकसान और शराब माफियाओं के दखल के बावजूद नीतीश अपने फैसले पर अटल रहे और शराबबंदी को पूरी तरह जमीन पर लागू किया। देश में सती प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने मजबूती से आवाज उठाई थी और उसके समूल खात्मे के लिए काफी लंबा संघर्ष किया था। राजा राम मोहन राय की तरह नीतीश कुमार भी मानते हैं कि जब तक बाल विवाह और दहेज प्रथा पर रोक नहीं लगेगी तब तक सामाजिक क्रांति नहीं हो सकती। यही वजह है कि वो दहेज और बाल विवाह के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं और जनता को जागरूक करने में जुटे हैं। विकसित बिहार के लिए मुख्यमंत्री ने निश्चय लिया विकास की गारंटी का, जिसे नाम दिया विकसित बिहार के 7 सूत्र। इसके लिए 2,70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, युवाओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता, कॉलेज विश्वविद्यालय में मुफ्त वाईफाई, हर घर को नल का स्वच्छ पानी, हर गांव में पक्की सड़क और नाली का बंदोबस्त किया जा रहा है। इसके अलावा सभी गांवों को बिजली से जोड़ा गया और अब गांव के सभी घरों को रोशन करने का मिशन है। नीतीश कुमार लोक लुभावन वादे नहीं करते, समस्त जनता के सर्वांगीण विकास का काम करते हैं। वो मुफ्त में टीवी फ्रिज बांटने जैसी लॉलीपॉप योजनाएं नहीं बनाते, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क,
और बिजली पानी जैसे जनता की बुनियादी जरूरतों के लिए योजनाओं को जमीन पर उतारते हैं। यही वजह है कि सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे नीतीश कुमार सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश की सियासत को एक नई दिशा और नई राह दिखा रहे हैं। लखीसराय से पुराने समाजवादी नेता शिवबालक सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन पर बधाई दी है। शिवबालक सिंह ऐसे समाजवादी नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते, कपिल देव सिंह के अलावा कई नेताओं के साथ काम किया है। नीतीश कुमार जी जो राष्ट्रीय जदयू के अध्यक्ष और बिहार के अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, सर्वप्रथम मैं उनके जन्म दिवस पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी सीएम नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी है। सब दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, जनता का आप काम करें ठीक से। सब दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, जनता का आप काम करें ठीक से। नए डीजीपी के.एस. द्विवेदी की नियुक्ति पर चल रहे विपक्ष के आरोपों पर सरकार की ओर से सफाई दी गई है। गृह प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप खत्म हो चुके हैं। आमिर सुबहानी ने कहा कि के.एस. द्विवेदी को भागलपुर दंगे जांच आयोग के 2 सदस्यों ने दोषी माना था, लेकिन बाद में पटना उच्च न्यायालय ने आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठता के आधार पर के.एस. द्विवेदी को डीजी बनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आशंका और आक्षेप के बीच सही तथ्य को रखना जरूरी था। इनको नियमित प्रोन्नतियां समय पर मिलती आई हैं, ये समय पर डीजी रैंक तक पहुंचे हैं, तो ये तथ्य रखना जरूरी था। क्योंकि इस तरह का कोई आक्षेप लगता है तो जाहिर है कि किसी को कोई शंका हो सकती है। सरकार के जो पुलिस बल का मुखिया है उसको किसी भी आक्षेप या शंका से परे होना चाहिए। सरकार तो इस बारे में संतुष्ट है और संतुष्ट होकर ही निर्णय लिया गया है। उस एडवर्स रिपोर्ट का संज्ञान न ले, ये इस आदेश का पार्ट है। तो अगर उस एडवर्स रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए सरकार कोई निर्णय लेती है तो वो साफ तौर पर अदालत के आदेश की अवहेलना होगी। यही कारण है। पटना के पाटलिपुत्रा रूबन अस्पताल के डायरेक्टर सत्यजीत कुमार सिंह ने स्वामी सहजानंद सरस्वती के जीवन पर आधारित लिखी गई माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक का लोकार्पण किया। इस मौके पर रूबन अस्पताल के डायरेक्टर सत्यजीत कुमार सिंह ने कहा कि 20 साल बाद मेरा जीवन संघर्ष का अंग्रेजी रूपांतरण माई लाइफ स्ट्रगल किताब का लोकार्पण किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वामी सहजानंद सरस्वती पर लिखी गई जीवनी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। बुक रिलीज का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों के बीच में आपके माध्यम से। ये बुक रिलीज जिसका शीर्षक है माई लाइफ स्ट्रगल, ये स्वामी जी का लिखा हुआ अपना मेमोयर जो मेरा जीवन संघर्ष का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इस बुक के थ्रू हम लोगों को स्वामी जी के पर्सनालिटी, चरित्र, उनके कार्य और फ्रीडम स्ट्रगल में उनका और जो किसान मजदूर का जो रोल था उसको हम लोग अवगत कराएंगे। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लेकिन